नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर का विकास और उद्भव। और इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जिन भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करेंगे। ये इसका भाग 1 है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो। एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है? सर्किट के विफल होने पर सरलता से इसे बदला जा सकता है। अत्यंत उच्च विश्वसनीयता होती है इसकी। कम लागत होती है। यह ऊर्जा की ये कम खपत करता है। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसकी जो विश्वसनीयता होती है वो काफी उच्च होती है। दरअसल जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इस पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक आधार होता है, हम ये कह सकते हैं। तो इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो भी काफ़ी उच्च होती है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, ये जो आईसी चिप है, यहाँ पर देखो ज़रा, आईसी चिप, इसका विकास किसने किया है? क्या बताओगे आप? आईसी को क्या कहते हैं? पहले तो आप ये बताओ। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? क्वेश्चन ये आया कि इसका विकास किसने किया? इसका विकास हुआ 1958 1958 में। कौन-कौन है इसके विकास में भागीदार? एक तो है जैक किल्बी, इनका नाम याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है? और दूसरे शख्स हैं, इनका नाम है रॉबर्ट नोई। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ये अर्धचालक पदार्थ के बने होते हैं। अर्धचालक पदार्थ के बने होते हैं। कौन से अर्धचालक पदार्थ? जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना? सिलिकॉन हो गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, ठीक है? तो ये इनके बने होते हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो आईसी चिप्स हैं, इनका विकास कब हुआ था? क्या बता सक विकास तो मैंने बता दिया, इनका विकास किस पीढ़ी में हुआ था, मुझे ये बताओ। मैं एक प्रश्न लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? किस पीढ़ी में या किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप्स का इस्तेमाल होने लगा था? बताओ, आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये हुआ था तीसरी पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी। याद रखिएगा, तीसरी पीढ़ी में ये चेंजमेंट हुआ था जब ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक, वापस आओ क्वेश्चन में। पहले का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। दूसरे में आओ। यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले ये किस पीढ़ी में प्रयुक्त किए गए थे? ये पूछा है। तीसरी पीढ़ी के संगणक के रूप में, दूसरी पीढ़ी के संगणक के रूप में प्रयुक्त किए गए थे, या चतुर्थ पीढ़ी में, या फिर पंचम पीढ़ी में? तो आप बताओगे तीसरी पीढ़ी, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो तीसरी पीढ़ी है ना, देखो, ये जो तीसरी पीढ़ी है, जब आप कंप्यूटर में पीढ़ियाँ पढ़ोगे पढ़ोगे टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं, इनके जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, वो अलग-अलग किताबों में आपको अलग-अलग मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन्स हम अभी प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं, आगे करेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल क्या होता है? लेकिन वो जो ऑप्शंस में देगा, वो बहुत क्लोज़ नहीं देता है, ठीक है? तो यहाँ आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकता है, चूँकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग 2-4 साल का अंतर दिया गया है। जो तीसरी पीढ़ी है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, लगभग वो कितना है? लगभग वो है 1964 से लेकर 1975 तक, 1975 तक, ठीक है? तीसरी पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? हार्डवेयर के रूप में ये इस्तेमाल होता था इंटीग्रेटेड चिप का। यहाँ पर इस्तेमाल होता था एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का, ठीक है? वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया जा चुका था इस पीढ़ी में। साथ ही साथ इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया जा चुका था, ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा था, इनका विकास किया जा चुका था, जो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे, उनमें।
वापस आओ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी, ठीक है? नेक्स्ट देखो तीसरा, यूपीपीएससी 2007 में पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण ये संभव हो सका है। जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। जैसे जो आप अपने हाथ में एक लैपटॉप या फिर एक मोबाइल फ़ोन लिए होते हो, वो भी एक कंप्यूटर का ही भाग है, कंप्यूटर का ही प्रकार है। और जो पुराने ज़मानों में जब आप जाओगे तो कंप्यूटर काफ़ी बड़े-बड़े होते थे। तो ये लघु रूपण किससे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है आईसी चिप्स के माध्यम से, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से। हाँ। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, आईबीएम 360 और आईबीएम 370 कंप्यूटर्स ये किस पीढ़ी से हैं? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या फिर तीसरी पीढ़ी? बताइए। तो ये जो आईबीएम है, आईबीएम 360 और आईबीएम 370 ये दरअसल तीसरी पीढ़ी से हैं, ठीक है? अब ज़रा इसमें कुछ और कंप्यूटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कौन-कौन सी पीढ़ी से ये संबंधित हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रथम पीढ़ी की, ठीक? पहली पीढ़ी में कौन-कौन से कंप्यूटर हैं? जैसे एनियक, ENIAC, ये जो ENIAC कंप्यूटर है, ये पहली पीढ़ी में विकसित किया गया था। जैसे EDVAC एडवेक, जैसे UNIVAC यूनिवैक फर्स्ट, ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनका विकास हुआ था पहली पीढ़ी में। वहीं अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें, सेकंड पीढ़ी, इसमें कौन-कौन से कंप्यूटर्स का विकास हुआ? जैसे IBM 1401, जैसे UNIVAC अ, जैसे यहाँ मैं लिखूँ PDP-8, इसका विकास हुआ था, ठीक है? PDP 11 का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ था। जैसे मैं अगर बात करूँ तीसरी पीढ़ी की, थर्ड पीढ़ी, यहाँ पर कौन-कौन से कंप्यूटर्स का विकास हुआ है? जैसे IBM अ, IBM 360 का विकास हो चुका था, है ना? तीसरी पीढ़ी में तो IBM 360 और IBM 370 हो जाएगा। ये तीसरी पीढ़ी में हो गया, जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर और किसका विकास हुआ है? यहाँ पर विकास हुआ है PDP 11 कंप्यूटर का विकास हुआ है। चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी में और आईबीएम का लेटेस्ट रूप आया, आईबीएम पीसी, इसका विकास किया गया। जैसे एप्पल पीसी, इनका विकास हुआ था चौथी पीढ़ी में, ठीक है? और अगर हम 5वीं पीढ़ी की बात करें, 5th पीढ़ी, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सुपर कंप्यूटर का विकास हो चुका है। तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए किस पीढ़ी में किसका विकास हुआ। खास तौर से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा एनिएक किस पीढ़ी का है? एडवेक, यूनिवैक ये सारे किस पीढ़ी के हैं? और तीसरी पीढ़ी ये भी पूछी जाती है, ठीक है? अच्छा सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो ये 5th जो अभी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो 5वीं पीढ़ी का होगा, है ना? चौथे का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। 5वें में आओ। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार कौन-सा नहीं है? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर्स का वर्गीकरण आप करो ज़रा यहाँ पे, कौन-कौन से वर्गीकरण में आप देखोगे? कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है? कौन-कौन से वर्गीकरण में आपके समक्ष कंप्यूटर आते हैं? दरअसल जब वर्गीकरण किया जाता है तो कई प्रकार से किया जाता है। कंप्यूटर की कार्यपद्धति के आधार पर वर्गीकरण, कंप्यूटर के आकार के आधार पर वर्गीकरण, जैसे बहुत छोटा कंप्यूटर है तो उसे मिनी कंप्यूटर बोल दिया, माइक्रो कंप्यूटर बोल दिया, बड़ा कंप्यूटर है तो उसे मेनफ्रेम कंप्यूटर बोल दिया, है ना? तो आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो खैर कंप्यूटर का अगर आप वर्गीकरण करोगे तो कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें हम एक लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर इनका वर्गीकरण, है ना? तो कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण में कौन-कौन से कंप्यूटर्स आते हैं? जैसे एनालॉग कंप्यूटर, जैसे डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर, है ना? तीसरा आएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 आते हैं। वहीं अगर आप इनका वर्गीकरण करोगे आकार के आधार पर, कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार और कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो कई प्रकार से आप इनको बाँट सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे मिनी कंप्यूटर, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, बहुत छोटा होता है, माइक्रो बोल दिया। जैसे आप जो यूज़ करते हो जिन्हें कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर,
है ना? और भी कई सारे होते हैं जैसे नोटबुक वगैरह, तो वो सारे मैं नहीं लिखूँगा। तो ये है जो कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। कंप्यूटर के वर्गीकरण में अगर कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो कौन-कौन से होंगे? एनालॉग होगा, डिजिटल होगा और हाइब्रिड होगा। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। कंप्यूटर के वर्गीकरण में एक प्रकार नहीं होता है। एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, ये नहीं होता है। ठीक? इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट देखो, एसएससी 2007 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? ये उस समय 2007 में एसएससी में पूछा गया था, तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? कौन-सा है? ये है एचसीएल इन्फो सिस्टम्स, यही वाला सही होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 10वां क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा था? 5, 6 ये 7 है, हाँ। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे बनाया गया है। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे बनाया गया है किसके द्वारा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, जो पिछली वैकेंसी आई थी। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है एप्पल के द्वारा, है ना? मैक एप्पल के द्वारा विकसित किया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है। ठीक, अच्छा मैक से मुझे एक और कंप्यूटर की याद आ रही है, जिसको कहते हैं मार्क 1। देखो, मार्क 1 ये क्या है? मार्क 1 दरअसल इसका जो विकास किया था, वो आईबीएम कंपनी के सहयोग से विकास किया गया था और इसका जो निर्देशन कर रहे थे, उनका नाम है हावर्ड आइकेन। इनके निर्देशन में इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन ये आता है, ये मार्क 1 है क्या? तो दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। ध्यान रखिएगा, ये मार्क 1 क्या है? विश्व का पहला विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। गणना यंत्र। क्वेश्चन ये उठेगा कि मार्क 1 को बनाया किसने? तो आईबीएम कंपनी के सहयोग से बनाया गया। सहयोग से इसे बनाया गया, ठीक है? आईबीएम कंपनी के सहयोग से बनाया गया और किसके निर्देशन में? अगर आपसे ये पूछ ले, तो निर्देशन किसका रहा है? हार्वर्ड आइकेन का। हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में इसे बनाया गया है, ठीक है? अच्छा एक मुझे कंप्यूटर और याद आ रहा है, एबीसी। एबीसी ये क्या है? इसे कहा जाता है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसे जॉन एटनॉसॉफ और क्लिपबोर्ड बेरी ने बनाया था, 2 लोगों ने और उन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था एबीसी, एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये एबीसी क्या है? इसे कहा जाता है संसार का पहला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और इसे बनाया किसने था? 2 लोगों के नाम याद रखो, जॉन एटनासॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी। इन दोनों ने बनाया था और इन्हीं दोनों के नाम पर एबीसी इसका नाम रखा गया है। ए से है एटनॉसॉफ, बी से है बेरी, बेरी इनका उठा लिया और सी फॉर है कंप्यूटर, एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है? हाँ, क्लियर हुआ? अच्छा एक कंप्यूटर और है, मुझे बता दो, इसका नाम है एनियक, एनियक, ठीक है? ENIAC इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एन से होता है न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है? एनियक इसका विकास आपसे अगर पूछा जाए इसका विकास किया किसने? तो आप 2 लोगों के नाम बताओगे, एक का नाम है जेपी एकर्ट और दूसरे का नाम है जॉन मुचली। जॉन मुचली भी कहीं-कहीं लिखा होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। और ये एनियक क्या है? ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्लियर है बात? संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी, लेकिन पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो एनियक को कहा जाता है। अच्छा वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा था कि मैक एक प्रकार का जो पर्सनल कंप्यूटर है, इसे किसने बनाया है? तो आप बताओगे एप्पल ने। वापस आओ क्वेश्चन नंबर 8वें में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, निम्न में से कौन-सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है?
डेस्कटॉप कंप्यूटर ये पर्सनल नहीं है, मेन फ्रेम पर्सनल नहीं है क्या? पाम टॉप, लैपटॉप ये सारे के सारे पर्सनल हैं, बजाय इसके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? हाँ, मेन फ्रेम। अब ज़रा देखो, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये है क्या वाक़ई में? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखना है। मेन फ्रेम सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़ा का मतलब आकार में ये बड़े होते हैं। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, आकार में ये काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है? अच्छा आकार में बड़े होते हैं, तो जो डेटा स्टोरेज क्षमता होती है, वो भी ज़्यादा होती है। डेटा स्टोरेज क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, बड़े होते हैं तो ये मल्टी यूज़र होते हैं। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर मल्टी यूज़र से मेरा आशय है कि कंप्यूटर में एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं, ठीक है? और जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है, इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो इसमें करते हैं लगभग वो 36 से लेकर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो 36 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसमें किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है? वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये क्या लिखा है? ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ई, न्यूमेरिकल एन, इंटीग्रेटेड आई, ए एंड सी कंप्यूटर। यानी ये हो गया ENIAC एनीया हो गया। पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया? ये विकसित किया गया था अमेरिका में। और अभी मैंने 2 लोगों के नाम बताए थे। अमेरिका के थे जेपी एकर्ट और जॉन मुचली, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही हो जाएगा। ठीक है? ये जो दोनों लोग थे जेपी एकर्ट, जॉन मुचली, ये 1947 में 1946 में इन्होंने विकसित किया था और साथ ही साथ ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है यहाँ तक? इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर का जिसका नाम है एडवैक, EDVAC, EDVAC। क्या बता सकते हो इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स इनके, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? ये है एडवैक, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक। अच्छा ये जो एडवैक का विकास था, उसका श्रेय जाता है वॉन न्यूमैन को। दरअसल वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। यहाँ से भी ये मैं जो लिख रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको। आपसे पूछा जाए कि संग्रहित प्रोग्राम या स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी? अवधारणा दी थी वॉन न्यूमैन ने, वॉन न्यूमैन ने, ठीक है? संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा वॉन न्यूमैन ने दी और इडवेक का विकास भी इन्हीं को जाता है। और वॉन न्यूमैन से एक बात और याद रखो, वॉन न्यूमैन, इनसे एक बात याद रखो, ये एग्ज़ाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप बताओगे वॉन न्यूमैन को। फिर से समझ लो, डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय वॉन न्यूमैन को ही जाता है। अच्छा एक कंप्यूटर और है जिसका नाम है UNIVAC, यूनिवैक। इसका पूरा नाम क्या है? UNI, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है? यूनिवर्सल, A मतलब ऑटोमैटिक और C से है कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये हो गया। अच्छा यूनिवैक क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जो व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्य थे, उनको उनको निपटाने के लिए यूनिवैक का विकास किया गया था, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, वो यूनिवैक 1 आएगा। यूनिवैक का विकास क्यों किया गया था? ध्यान रखिएगा, व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों को करने के लिए यूनिवैक का इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे पूछे कि बताओ
प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर ये कौन था? तो आप बताओगे प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर UNIVAC यूनिवैक फर्स्ट ये था। और इसका विकास किसने किया था? इसका विकास किया गया था 1954 1954 में जीईसी ने। जीईसी क्या है? जीईसी है जनरल, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। जीईसी ये क्या है? ये एक कंपनी है जिसको कहा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक कंपनी है, इसी ने विकास किया था 1954 में यूनिवैक फर्स्ट को, जो है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। यहाँ तक बात समझ गए? तो यूनिवैक का पूरा नाम भी याद रखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और बाकी ये सारी बातें भी याद रखो। ठीक है, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। एनियक के बारे में पूछा था, तो ये अमेरिका ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ए का है पीडीए, परम, क्रे। पीडीए नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। दरअसल भारत में अगर आप सुपर कंप्यूटर को देखोगे, इनके इतिहास को देखोगे, तो ध्यान दो। जैसे मैं दो चार बातें लिख रहा हूँ और ये बातें रिपीट होती हैं, इनको याद रखना। जैसे भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर लिख रहा हूँ। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? आप बताओगे सीडेक पुणे। सीडेक कंपनी बनाती है जो कि पुणे से है। मैं अगर पूछूं आपसे कि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो आप बताओगे अनुराग नामक कंपनी है जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे अनुपम नामक सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, तो आप बताओगे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लो सॉल्वर यह एक सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने बनाया? सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने बनाया? तो आप बताओगे NAL बंगलुरु ने। NAL बंगलुरु ने। NAL क्या है? NAL का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ये लैब कहाँ है? बेंगलुरु में। तो नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर की सीरीज हैं जो आपको याद रखनी है, एज इट इज पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो यहाँ तक वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 10वां नंबर, इसका पीडीए हो जाएगा सही उत्तर। 11वें क्वेश्चन में आओ, यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा था? ये अबेकस था, है ना? ये तो पता होगा आपको। एनियक था नहीं, एनियक के बारे में बता चुका हूँ, मार्क वन भी बता चुका हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा कर चुका हूँ। ये एबेकस था। अच्छा वापस आओ जरा, ये एबेकस का उत्पन्न कहाँ से ये हुआ? ठीक, इसके बारे में जरा देख लो। जो संसार का पहला गणक यंत्र है, इसका विकास हुआ है। ये गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। ठीक है, और इसका विकास क्यों हुआ? अंकों की गणना के लिए बेबीलोन में इसका विकास हुआ था। तो वापस आओ जरा, इसका सही उत्तर होगा एबेकस। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन देखो। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया, इसके बाद एनटीपीसी में 2016 पूछा गया। अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो यही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में भी आया है। तो आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है लगाना, है ना? भले ही ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं जिन्हें आपने नहीं पढ़ा होता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर जरूर नजर बना के रखो। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन किससे कहा जाता है? कैलकुलेटर, अबेकस। ठीक है, टेबल भी नहीं है, रेखांकन भी नहीं है, ये अबेकस आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक और गणना के लिए यंत्र प्रयुक्त किया जाता है जिसका नाम है पास्कलाइन, शायद नाम आपने सुना हो। तो पास्कलाइन, इसके बारे में समझिए जरा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पास्कलाइन क्या है? ये दरअसल फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल इनका नाम था। ब्लेज पास्कल। ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ पास्कल ने इसका विकास किया था। ब्लेज पास्कल ने इसका विकास किया, पास्कलाइन। इसीलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा था, पास्कलाइन, है ना? 1642 में इसका विकास किया गया था। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन इसे कहा जाता था, और ये केवल जोड़ घटा सकती थी। इसीलिए इसे कहा जाता था एडिंग मशीन। एडिंग मशीन कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एडिंग मशीन का विकास किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने।
और यही एडिंग मशीन क्या कहलाती है? पास्कल लाइन, ठीक है? अच्छा, एक और बात समझो, मैं एक शख्स का नाम और लिख रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बात याद रखें। एक शख्स हैं, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज, सुना है नाम? चार्ल्स बेबेज। ये गणितज्ञ थे, ब्रिटेन के गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे आविष्कार किए। जैसे मैं बात करूँ 1822 में, तो 1822 में इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया। इसके बाद 1842 में इन्होंने 1822, 1842, 1842 में इन्होंने एक बनाया एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है? इन्होंने बनाया। अच्छा, डिफरेंस इंजन भी इन्होंने बनाया, एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने बनाया। एनालिटिकल 1842 में बनाया, 20 साल पहले इन्होंने बना दिया था डिफरेंस इंजन, ठीक? ये जो एनालिटिकल इंजन है, इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। इसे ही दुनिया का माना जाता है पहला कंप्यूटर, ठीक है? और इसी का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने और इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाने लगा था। और यही जो एनालिटिकल इंजन है, इसमें सबसे पहली बार प्रोग्राम डाला था लेडी एडा ऑगस्टा ने और इसी वजह से लेडी एगा एडा ऑगस्टा को कहा जाता है दुनिया का पहला प्रोग्रामर। तो ध्यान रखिएगा ये बात भी आप, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। लेडी एडा ऑगस्टा, इन्हें लेडी लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो लेडी ले एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, पहला प्रोग्राम डाला था, ठीक है? और फिर इनको कहा जाने लगा दुनिया का पहला प्रोग्रामर, ये है लेडी एडा ऑगस्टा। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। वापस आओ क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 देखो, परिकलक यानी कैलकुलेटर की बात हो रही है। कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? स्लाइड रूल से, डिफरेंस इंजन से, एडीए या अबेकस से? तो अबेकस सही होगा चौथा, है ना? कैलकुलेटर का विकास किससे हुआ था? कैलकुलेटर का विकास हुआ था अबेकस से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी? कंप्यूटर शब्द ये लैटिन का है, लैटिन, कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर कहाँ गया लैटिन, ये होगा सही उत्तर इसका, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, निम्न में से कौन-सा पहला पीढ़ी का कंप्यूटर है? यानी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन-सा है? स्टार 1000, एटलस, एबेकस या सीएक? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आपसे पूछा है। पहली पीढ़ी का ये सीएक, ठीक है? सीएक क्या है? आओ ज़रा समझ लेते हैं। एसईएसी, सीएक क्या है ये? देखो, इसका पूरा नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमैटिक कंप्यूटर, ऑटोमैटिक कंप्यूटर, ठीक है? सीएक स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम है और इसे विकसित किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसे अमेरिका के एक कंपनी थी जिसका नाम है एनबीएस। एनबीएस का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने विकसित किया, ठीक है? तो सीएक ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। किसने विकसित किया? एनबीएस ने इसका विकास किया था और इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आप याद रखिए। 1950 में इसको विकसित किया गया था। अच्छा, बात चूँकि आ रही है पहली पीढ़ी की, पहली पीढ़ी में इसका विकास हुआ था, तो ज़रा पहली पीढ़ी को उठा लो और इसमें देखो कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली पीढ़ी का विकास हुआ था 1942 से लेकर 1955 तक। कुछ किताबों में 1946 भी दिया है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ऑप्शन इन्हीं के आस-पास आपको तलाशना है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में। तो पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक इसका विकास हुआ। इसमें हुआ क्या-क्या? कौन-कौन से कदम उठाए गए? जैसे पहली पीढ़ी में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब का, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? तो यही है, निर्वात ट्यूब जिसे वाल्व भी कहा जाता था, ठीक है? पहली पीढ़ी में सॉफ्टवेयर के रूप में सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था, मशीन लैंग्वेज, ठीक है? जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था, एलएल। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर के रूप में
अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पीढ़ी में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता था, तो आपको ऑप्शन देगा असेंबलर भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज वगैरह-वगैरह या मशीन लैंग्वेज। तो आप बताओगे पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था, इसी शब्द को पकड़ना है। और मशीन लैंग्वेज ये कैसी थी? ये एक लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है? एलएलएल, बात समझ गए? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर्स में डेटा भंडारण के लिए किसका इस्तेमाल होता था? तो ध्यान रखो, डेटा के भंडारण के लिए डेटा के भंडारण के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था और साथ ही साथ पेपर टेप का इस्तेमाल होता था, का प्रयोग किया जाता था। अभी जब आप आगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स और देखोगे जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, तो ये क्वेश्चंस सारे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी पीढ़ी में कंप्यूटर की कौन-सी पीढ़ी में पेपर टेप या पंच कार्ड का इस्तेमाल भंडारण यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो ये भूलना नहीं है ये सारी बातें। अच्छा, ये जो पहली पीढ़ी थी कुछ ख़ास तो थी नहीं, विकास तो हुआ नहीं था इसका, तो कंप्यूटर की जो गति थी, वो भी बहुत धीमी थी। अर्थात हम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर गणना गति, वो मिलीसेकंड में थी। इसको ध्यान रखना, ठीक है? और जो पहली पीढ़ी है, यानी हम कह सकते हैं कि जो पहली पीढ़ी यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन-कौन से हैं? पहली पीढ़ी के कौन-कौन से कंप्यूटर हैं? जैसे ENIAC, ENIAC, UNI, VAC, यूनिवैक या फिर IBM का मार्क 1 ये सारे के सारे जो हैं वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। वापस आने से पहले ये सारी बातें आप समझ गए? पहली पीढ़ी में ये सारी बातें याद रखनी है, भंडारण के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, पेपर टेप का इस्तेमाल होता था, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था भाषा के रूप में, निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ कंप्यूटर की जो गणना गति थी वो मिलीसेकंड में आती थी, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 16 में आओ। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है 2003 में। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण ये किसने किया है? भारत ने परम जो सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज़ का, उसका निर्माण कहाँ पर किया है? ये पूछा है आपसे। इसका निर्माण किया गया है पुणे में। परम का विकास किया किसने? पता है आपको? परम का विकास किया सीडैक ने, है ना? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम होता है और सीडैक ये कहाँ पर है? ये है पुणे में। तो सही उत्तर हो जाएगा पुणे। मैंने अभी-अभी आपको पीछे कुछ सीरीज़ लिखाई थी, इनको एक बार रिवाइज़ फिर कर लो ज़रा, आओ। परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? पुणे में बनाए जाते हैं सीडैक के द्वारा, ठीक? बताओ, अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? आप दिमाग में अपने सोचो। पेज सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? और भारत का सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ये किसने बनाया? तो अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? BARC। पेज सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? अनुराग, हैदराबाद। हैदराबाद और फ्लो सॉल्वर किसने बनाया था? ये बनाया था NAL बंगलुरु ने, ठीक है? हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनको बार-बार आप रिवाइज़ किया करो, ठीक है? अच्छा इसमें कुछ टर्म्स आए हैं जैसे सीडैक इसका नाम क्या होता है? अनुराग इसका पूरा नाम क्या होता है? NAL इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पूछने देखने को मिलते हैं। तो इनके पूरे नाम आप याद रखो। सीडैक क्या है सीडैक? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक उठा लो PACE पेस इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रोसेसर प्रोसेसर फॉर अ, एयरोडायनामिक कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है? ये हो गया पेस का पूरा नाम। अगर आपसे पूछे अनुराग का पूरा नाम क्या है? ANURAG अनुराग। इसका पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड क्या हो जाएगा? ANURAG रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है? ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे NAL का पूरा नाम पूछूँ, तो आप क्या बताओगे? नेशनल एरोनॉटिकल लैब, ठीक? तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। दूसरा पेस का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक
कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। अगर आपसे अनुराग का पूरा नाम पूछे तो एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। एनएएल का पूरा नाम पूछे तो नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ठीक, यहाँ तक। इसके अलावा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको लगातार प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलेंगे। परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर पुणे बनाता है सीडेक, अनुपम के बार्क बनाता है, पेस की अनुराग बनाता है, फ्लो सॉल्वर ये नाल बनाता है। ठीक, वापस आओ। 17 में देखो यूपी बीएड एंट्रेंस में हुआ था, 2006 में पूछा गया है। सीडेक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। 18 में आओ, यूपी पीसीएल 2018 में पूछा गया है। वृहत यानी वृहत का मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली कौन सा नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली कौन सा नहीं है? ये पूछा है आपसे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। पूछा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर आप जब भरोगे तो वो कौन-सा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर जिससे अधिक शक्तिशाली नहीं है? तो वो यही होगा सुपर कंप्यूटर। लघु से भी बड़ा है ये, निजी से भी बड़ा है, सूक्ष्म से भी बड़ा है। सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। आप यहाँ पर सुपर रख देख लो, सुपर कंप्यूटर। पढ़ो फिर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब सही है वाक्य। ठीक है? हाँ। यूपीपीसीएल 2018 में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वापस आओ 19 नंबर। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिर कह रहा है कि कौन-सा सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे के द्वारा बनाया जाता है। पुणे मतलब परम, ठीक है? परम। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा असेंबल किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में अनावरित किया गया था? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। पूनम है, आदित्य है, प्रत्युष है। दरअसल 2018 में ये करंट का मुद्दा था, ये करंट का क्वेश्चन था। तो जनवरी 2018 में इसको लॉन्च ही किया गया था, तो ध्यान रखो। ये हालाँकि इसको आप ना भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करंट का था। स्टैटिक जीके में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 21 नंबर में देखो निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? चलो बताओ, परम की श्रृंखला में कौन-सा नहीं आता है? तो सबसे पहले आपको परम की श्रृंखला के सारे कंप्यूटर्स पता होने चाहिए। देखो, परम सीरीज़ के कंप्यूटर। परम सीरीज़ के कौन-कौन से कंप्यूटर्स हैं? जैसे परम 8000, परम ब्रह्म, परम 8600, परम युवा, है ना? परम ईशान, परम पद्म, परम सिद्धि। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे हैं, ये परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर हैं। वापस आओ। परम मित्र नहीं है, परम 8000 है, ब्रह्म है, 8600 है। मित्र नहीं, यही गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? बताइए। भारत का कौन-सा है जो पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000 है, विक्रम 100 है, एका है, अनुभव है। विक्रम परम 8000। ठीक। 1990 के दशक में इसको विकसित किया गया था और परम सीरीज़ को सीटेक पुणे ही बनाता है, तो पुणे ने इसको बनाया था। वापस आओ। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा गया है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, क्या है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम। शुभम तो है नहीं, परम है? यही भारतीय सुपर कंप्यूटर है। ट्रिपल सी जून 2016 में पूछा गया है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस डालने का मेरा सीधा सा आशय है कि एक क्वेश्चन देखो ये कितनी बार पूछा गया है और किन-किन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और लगातार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? परम को किसने विकसित किया? सीडेक ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? बताइए। किस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग या फिर पर्सनल? पर्सनल तो हो ही नहीं सकते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा देखो, मैंने आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण पीछे बताया था, कंप्यूटर का वर्गीकरण। फिर से ज़रा नज़र दौड़ाओ यहाँ पे, कंप्यूटर का वर्गीकरण में। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है? दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा मैंने बताया था हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है?
तो ये 3 मैंने कंप्यूटर्स आपको बताए थे। इनका 3 का मैंने कंप्यूटर के वर्गीकरण में मैंने ये 3 टाइप्स आपको बताए थे। वापस आओ, इन्हीं 3 टाइप्स में ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर। एसएससी 2013 में पूछा गया है, किसी संकर का मतलब है हाइब्रिड, ध्यान देना। किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? हाइब्रिड में किसका समन्वय होता है? बताइए। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें किनका समन्वय होता है? इसमें होता है एनालॉग का और इसमें होता है डिजिटल का, है ना? तो एनालॉग हो जाएगा अनुरूप और डिजिटल हो जाएगा अंकी, ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है, कार में जो लगा हुआ गति मापक यंत्र होता है, वो किसे निरूपित करता है? वो करता है एनालॉग कंप्यूटर को। इस तरह के क्वेश्चंस भी रट लीजिए आप। इस तरह के क्वेश्चंस भी समय-समय पर पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर गलत होते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, हाँ, आगे आने वाले रिजल्ट्स में। तो एनालॉग कंप्यूटर का ये एक उदाहरण होता है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2015 में, निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? बताओ। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतया किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? ये होता है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक। 29 नंबर देखो, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को पिग आयरन कहा जाता है? पिग आयरन, ध्यान दो, आकार में बड़ा है, प्रश्न समझो, आकार में बड़ा है, मेमोरी में भी बड़ा है, प्रदर्शन करने के आधार पर भी वो शानदार है। तो किस प्रकार के कंप्यूटर को, ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है बिग आयरन? कौन होते हैं ये? ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यही तो आकार में बड़ा होता है, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। मैं आपको पीछे बता भी तो चुका हूँ, ठीक है? हाँ, इसमें अ, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है? नेक्स्ट देखो। 30 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन-सा था? यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया है, पीडीपी-8, ENIAC, यूनी यूनिसेक या फिर एडवेक। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन-सा था? ये था पीडीपी-8 मिनी कंप्यूटर, ठीक है? अच्छा, ये पीछे आओ ज़रा, पीछे मेन फ्रेम कंप्यूटर था ना इसका आंसर? हाँ, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें मैंने आपको बताया भी था मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, क्या बताया था? कि ये जो आकार में बड़े होते हैं ये कंप्यूटर्स, है ना? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। आकार में बड़े होते हैं, साथ ही साथ मल्टी यूज़र्स ये कंप्यूटर्स होते हैं। एक साथ बैठ के कई लोग इसमें काम कर सकते हैं, है ना? इसी वजह से इसको बिग आयरन वगैरह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब ज़रा इसमें देखो मिनी कंप्यूटर के बारे में ध्यान दो। मिनी कंप्यूटर, जो पहला मिनी कंप्यूटर था, वो कौन था? पीडीपी-8, ठीक है? ये पहला मिनी कंप्यूटर था और इसे बनाया किसने था? तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाया था डीईसी ने। डीईसी, इसे विकसित किया था डीईसी ने। तो डीईसी ने प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर पीडीपी-8 का विकास किया। पीडीपी-8 का विकास किया था। ठीक, क्वेश्चन ये आता है, ये डीईसी क्या है? डीईसी, इस डीईसी ये एक कंपनी है, इसे कहा जाता है इक्विपमेंट डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है? डीईसी। तो अगर आपसे पूछा जाए जो पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था जिसको पीडीपी-8 कहा जाता है, इसका विकास किया किसने? तो डीईसी ने किया था और डीईसी क्या है? ये कंपनी है जिसे कहा जाता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये लिखा है एनियक और एडवेक, इन दोनों को उठा लो ज़रा। एनियक और एडवेक, इनका भी आप रिवीजन कर लो। ENIAC, एनियक, पूरा नाम बताओ? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, याद रखना, एंड कंप्यूटर। ठीक, याद रखो। एनियक का पूरा नाम ये हो गया EDVAC। एडवेक का पूरा नाम बताओ मुझे? एडवेक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट वेट अ मिनट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, वी का मतलब हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल, ए फॉर हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना? ऑटोमेटिक और सी फॉर हो जाएगा कंप्यूटर। ये नाम याद रखना, पूछे जाते हैं आपसे।
ठीक है, इनके पूरे नाम। ईडीवीएसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एनईए का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 30 के बाद आ जाओ 31 में। इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है, माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं वो हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी इनकी कौन-सी होती हैं? ध्यान दो फिर से। माइक्रो कंप्यूटर्स की हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरीज़ कौन-सी होती हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव नहीं होता है, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। हाँ, ये सही है, दूसरा वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका सही हो जाएगा 31 का। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, क्या मुझे बता सकते हो कि माइक्रो कंप्यूटर्स का विकास कब हुआ था? माइक्रो कंप्यूटर्स का विकास हुआ था 1970 में, और इसी समय सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का भी विकास शुरू हुआ था। है ना? इंटेल सेलेरॉन वगैरह आपने माइक्रो प्रोसेसर्स के जो ब्रांड हैं, उनको पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। 32 यूपीपीसीएल में पूछा गया है, ऑफिस असिस्टेंट 2018 में। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है इसे। प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर ये किस में प्रयोग होते थे? किसमें का मतलब है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो वीएलएसआई है, वीएलएसआई का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता था? बस इतना पूछा है। ठीक है? 5वीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी? बताइए भाई, वीएलएसआई का प्रयोग किसमें किया जाता था? तो देखो, मैं आपको ना सिर्फ वीएलएसआई बल्कि जितने भी एसआई हैं, स्केल इंटीग्रेशन, मैं सारे के सारे स्केल इंटीग्रेशन आपको बता दूँ। एसएसआई इसका पूरा नाम बताओ। एमएसआई इसका पूरा नाम बताओ। वी सॉरी एसएसआई हो गया, एमएसआई अब ज़रा ले लो एक आप एलएसआई, अब ले लो वीएलएसआई, ठीक? फिर एक ले लो आप एसएलएसआई, ये ले लो। अब इनके मुझे पूरे नाम बताओ पहले, फिर मैं इनको एक-एक करके आपको पीढ़ी बताता हूँ, कौन-सी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता था। चलो बताओ। एसएसआई का पूरा नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? एमएसआई का पूरा नाम है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का पूरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक? वीएलएसआई का नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएलएसआई का पूरा नाम है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक? ध्यान दीजिएगा। एसएसआई का पूरा नाम क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक यहाँ तक? अब देखो एक-एक करके इनको पीढ़ी में समझते हैं। पहली पीढ़ी में, पहली जब पीढ़ी आई तो उसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक? बात समझ गए? दूसरी जब पीढ़ी आई तो निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। तीसरी जब पीढ़ी आई कंप्यूटर की, तो उसमें आईसी चिप का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही साथ एसएसआई और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशंस का इस्तेमाल होने लगा। ठीक? और 3 हो गए। चौथे में, फोर्थ जब पीढ़ी आई तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही साथ एलएसआई और वीएलएसआई का भी इस्तेमाल होने लगा। यानी कि चौथी पीढ़ी, यही आपसे पूछा गया है, तो चौथी पीढ़ी आपका सही उत्तर होगा। अब आ जाओ 5वीं पीढ़ी, 5th पीढ़ी जब आई तब इस्तेमाल होने लगा था यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका इस्तेमाल होने लगा। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? वीएलएसआई का प्रयोग कब होता था? तो आपका हो जाएगा चौथी पीढ़ी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? तो डेटा प्रसंस्करण में या डेटा प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होगी? जो बाद की पीढ़ियाँ होंगी, जैसे कौन-सी पीढ़ी है? चौथी, ये नहीं, गलत है, चौथी पहले नहीं होगा, आरोही क्रम में रखना है ना? हुँ।
तो पहले पहली होगी, दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, यही सही होगा आपका। ठीक है? इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट देखो 33 का ये हो गया। 34 आरआरबी एनटीपीसी 2016 पूछा गया है, अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? आप बताओगे 5 पीढ़ियां। ठीक, इसमें मैं 5 पीढ़ियां आपके लिए लिखे दे रहा हूँ। इनके जो ईयर्स हैं वो एग्जाम में इन्हीं के आसपास पूछे जाएंगे। ये एग्जैक्ट ईयर्स ध्यान रखना। एग्जैक्ट ईयर्स तो आप इनको नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा आइडिया इन्हीं के आसपास के वर्ष याद रखना। जैसे प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक, एक दो वर्ष का इसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सेकंड पीढ़ी ये कब से कब तक रही है? ये रही है 1956 से लेकर 1964 तक। दूसरी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के विकास की, ये 1965 से लेकर 1975 तक रही है। चौथी पीढ़ी का विकास कब से कब तक हुआ? तो 75 तक ये है, 1976 से लेकर 1989 तक। और फिफ्थ पांचवी पीढ़ी का विकास कब से कब तक माना जाता है? 1990 से लेकर अब तक। ये पांचवी पीढ़ी चल रही है और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। ठीक है, वापस आओ। तो 5 पीढ़ियाँ टोटल अभी तक आई हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35वां। कह रहा है उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? 5वीं पीढ़ी होगा, है ना? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो 5वीं पीढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 36, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, किसका उपयोग करते थे? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते थे? निर्वात ट्यूब थोड़ी ना होगा, ट्रांजिस्टर भी नहीं होगा, ये समकालिक परिपथ, ये तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये 5वीं पीढ़ी का आंसर। ठीक है? हाँ, 5वीं पीढ़ी ये किसका प्रयोग करते थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज भी करते थे नहीं, दरअसल आज भी यही हो रहा है, करते हैं, होगा यहाँ। है ना? यूपी पुलिस 2016 में पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? बताओ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर करते हैं? ये पूछ रहा है आपसे। क्या बता सकते हो? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी, तीसरी या फिर दूसरी? तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं चौथी पीढ़ी के। ठीक है? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी। वहीं अगर आपसे पूछे कि बताओ निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल, तो आप बताओगे पहली पीढ़ी। अगर आपसे पूछे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, तो आप बताओगे दूसरी पीढ़ी। अगर आपसे बोले आईसी चिप का इस्तेमाल, तो आप बताओगे तीसरी पीढ़ी। ये 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ रट लो बिल्कुल, चौथी पीढ़ी में आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है? ये रट लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यूपीपीसीएल 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा तो वो मेनफ्रेम का ही होगा, ये सबसे बड़ा होता है, डेटा स्टोरेज भी इसका ज़्यादा होता है। तो आरोही क्रम मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो मेनफ्रेम यहाँ पर आएगा। तो अब ऑप्शन में देख लो मेनफ्रेम कहाँ है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सही हो गया दूसरा वाला। ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है 2020 में, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? आईसी चिप पर तो थी नहीं, प्रथनकों पर थी, ये सही है, ट्रांजिस्टर्स पर। ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था? सेकंड पीढ़ी, दूसरी, सिंपल सा है, उत्तराखंड आरओ यारो 2016 पूछा गया है। तो मैंने अभी बोला कि ये तीन चार बातें आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल, है ना? कि निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल कब हुआ, किस पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, देखो सन नहीं पूछता है, केवल वो केवल पीढ़ियां आपसे पूछेगा। आईसी चिप का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ, वीएलएसआई, यूएलएसआई, एसएसएलएसआई, एसएलएसआई, इनका सबका इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ? तो ये सारे के सारे फिगर्स याद रखें। ठीक। अच्छा, बात ट्रांजिस्टर की आ गई है, तो क्या मुझे बता सकते हो ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया है? जरा देखो। ट्रांजिस्टर, ठीक। ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये विकास ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता किस पीढ़ी में था? तो पीढ़ी है दूसरी। ठीक है, सेकंड पीढ़ी में। और ये जो दूसरी पीढ़ी है 1955 से लेकर 1964 तक मानी जाती है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर को जो विकास किया गया था 1947 में, इसका विकास किया गया था। बेल लेबोरेटरी थी, और यही बेल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन वार्डीन। वारडीन, ठीक।
और विलियम शॉकले, ठीक? साथ ही साथ वाल्टर ब्रेटन। ये 3 लोग थे, जॉन वार्डीन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन। इन 3 लोगों ने 1947 जो कि बेल लैबोरेटरी से संबंधित थे, ट्रांजिस्टर का विकास किया। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। ट्रांजिस्टरों का प्रयोग कब होता था? दूसरी पीढ़ी में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो किस पर आधारित थे? तो फिर से आप बताओगे ट्रांजिस्टर से। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और अलग-अलग एग्जाम्स में अलग-अलग परिभाषाओं में या अलग-अलग शब्दावलियों के साथ पूछा गया। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएल 2021 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? बताओ भाई, किसका उपयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में? आईसी चिप तो है नहीं, ट्रांजिस्टर ही होगा, है ना? यूपीपीसीएल 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, एसएससी 2008 में किस वर्ष तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी का कुल मिला के आपसे पूछ रहा है तीसरी पीढ़ी की ड्यूरेशन बताओ। देखो पढ़ो, कौन-सा वर्ष है जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का प्रयोग शुरू हुआ था? बताइए। मैंने आपको पीढ़ियाँ बताई थी, है ना? उन पीढ़ियों में मैंने आपको तीसरी पीढ़ी बताई थी 1965 से लेकर 1975, ये तीसरी पीढ़ी थी। दरअसल जब आप अलग-अलग किताब पढ़ोगे तो बुक्स में अलग-अलग दिया है, ठीक है? तो इसी के आस-पास आप देख लो ऑप्शन कौन-सा है, ये वाला सही हो जाएगा, 1965 से लेकर 1971 तक, ठीक? हाँ। नेक्स्ट देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? ये कंप्यूटर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर था ये, ठीक? दूसरा, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ये किसने डिज़ाइन इसकी विकसित की थी? तो फ्लो सॉल्वर अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन्स में ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ। ये किसने विकसित किया था? एनएएल ने। एनएएल का पूरा नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? चलो अच्छा बताओ, परम सीरीज़ को विकसित किसने किया? और अनुपम सीरीज़ को विकसित किसने किया? रिपीट करो ज़रा। परम को पुणे ने, है ना? पुणे में क्या है? सीडैक और अनुपम को बार्क ने विकसित किया। 46 देखो, एसएससी 2013 में पूछा गया, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन-सा कंप्यूटर खरीदा गया था? मौसम रेंज के पूर्वानुमान के लिए कौन-सा कंप्यूटर खरीदा गया था? इसका नाम है क्रे XMP-14, ये खरीदा गया था। 47 देखो, पेंटियम शब्द किसके लिए है? ये माइक्रो प्रोसेसर होता है पेंटियम, माइक्रो प्रोसेसर। कुछ और माइक्रो प्रोसेसर हैं जिन्हें आप याद रखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर। देखो, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? 1970 में एक कंपनी थी जिसका नाम था इंटेल। इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। पहला माइक्रो 1970 में इंटेल नामक कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ठीक है? अच्छा, ये 1970 याद रखना, 1970 में इसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। अगर आपसे नाम पूछे क्या नाम है, तो आप बताओगे इंटेल 4004, ये माइक्रो प्रोसेसर था, इसे बनाया। अब कुछ माइक्रो प्रोसेसर और हैं जिन्हें आप याद रखो, जैसे इंटेल, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे पेंटियम, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे सेलेरॉन, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। एएमडी, ये सारे के सारे हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? पेंटियम क्या है? पेंटियम है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक? नेक्स्ट देखो, एसएससी 2014 में पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? बिजनेस कंप्यूटिंग, मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एसएससी 2011 में पूछा गया है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था, ये क्वेश्चन रट लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम्स में। ये हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी 2016 में देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 2011 में रिपीट हुआ था, ये 2016 में आपके ही परीक्षा में जूनियर असिस्टेंट में रिपीट हुआ है। प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है? तो ये हमारा जो क्लास है, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास की क्लास है। टॉप 50 क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।